सुबह का समय था। दूर खेतों से बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी और कच्ची गलियों में लोग धीरे धीरे अपने काम पर निकल रहे थे। गांव के किनारे मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। वही रहता था हरिराम, गरीब किसान, फटे पुराने कपड़े, लेकिन दिमाग इतना तेज कि गांव के बड़े बड़े लोग भी उससे सलाह लेते थे। घर के बाहर टूटी चारपाई पर बैठा हरिराम पुरानी रस्सी बांध रहा था और वहीं पास ही उसकी पत्नी गंगा चूल्हे पर खाना पका रही थी। सुनो जी, अब घर की हालत पहले से भी खराब होती जा रही है। आटा बस आज तक का बचा है, चावल भी खत्म होने वाले हैं और ऊपर से चंदू की पढ़ाई का खर्च अलग। कभी कभी डर लगता है, पता नहीं आगे क्या होगा। हरिराम बिना घबराए रस्सी बांधता रहा। डर से कभी पेट नहीं भरता गंगा। मैं मानता हूं हालत खराब है, लेकिन जब तक हाथ पैर सही सलामत है ना, तब तक भगवान आदमी को भूखा नहीं मरने देता। बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गंगा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे की चिंता अभी भी साफ दिख रही थी। तभी अंदर से 12 साल का दुबला पतला लड़का दौड़ता हुआ बाहर आया। वो था चंदू। बाबा, आज मास्टर जी सब बच्चों के सामने बोल रहे थे कि कल से नई किताब लानी पड़ेगी। उन्होंने कहा जिसके पास किताब नहीं होगी उसे कक्षा के बाहर खड़ा कर देंगे। हरिराम के हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। उसने जेब टटोली, लेकिन जेब खाली थी। चंदू धीरे धीरे सब समझ गया। कोई बात नहीं बाबा, मैं रमेश की किताब से पढ़ लूंगा। वैसे भी वो मेरा दोस्त है, वो मना नहीं करेगा। हरिराम तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। नहीं बेटा, मेरा बेटा किसी के सहारे पढ़ाई नहीं करेगा। गरीब हैं तो क्या हुआ, इज्जत और मेहनत अभी भी हमारे पास है। मैं कुछ ना कुछ करके तेरी किताब जरूर लाऊंगा। लेकिन कैसे? घर में तो 1 रुपया भी नहीं बचा। कल साहूकार भी कह रहा था कि पुराना उधार पहले चुकाओ, और अभी तो बस आपने फसल लगाया ही है। उसे पकने में, काटने में बहुत समय बाकी है। हरिराम हल्का हंसा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं गंगा। एक वो जो परेशानी देखकर बैठ जाते हैं, और दूसरे वो जो परेशानी देखकर रास्ता ढूंढते हैं। मैं दूसरा वाला आदमी हूँ। चंदू अपने पिता को गर्व से देखने लगा। यहाँ गांव के कई किसान खेत पे पानी को लेकर झगड़ रहे थे। किसी के खेत में ज्यादा पानी जा रहा था तो किसी के खेत में बिल्कुल नहीं। हर बार यही होता है, ऊपर वाले खेत में सारा पानी चला जाता है और नीचे वाले खेत सूखे रह जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो इस बार फसल बर्बाद हो जाएगी। अरे तो मैं क्या करूं? पानी मेरे खेत से होकर गुजरता है, मैं थोड़ी रोक रहा हूं। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। आज फैसला होना चाहिए। झगड़ा बढ़ने लगा। तभी पीछे से हरिराम वहां पहुंचा। अरे भाई, इतना शोर क्यों मचा रखा है? खेत में काम कम हो रहा है और लड़ाई ज्यादा। हरिराम, तू ही कुछ बता। तेरा दिमाग तेज है, वरना आज हाथापाई हो जाएगी। हरिराम नीचे बैठ गया। उसने मिट्टी पर लकड़ी से लाइनें बनानी शुरू की। देखो, समस्या पानी की नहीं है, समस्या रास्ते की है। ये नाला सीधा है, इसलिए ऊपर वाले खेत में पानी तेज भाग जाता है। अगर यहाँ छोटा मोड़ बना दो तो पानी धीरे धीरे जाएगा और हर खेत तक बराबर पहुंचेगा। लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगेगी, पूरा दिन निकल जाएगा। पूरा दिन मेहनत में निकल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर पूरा दिन लड़ाई में निकल जाए तो उससे बड़ा नुकसान कोई नहीं। और वैसे भी सब अलग अलग करेंगे तो समय लगेगा, लेकिन सब साथ मिलके करते हैं तो जल्दी होगा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। फिर धीरे धीरे किसान मिट्टी काटने लगे। कुछ देर बाद पानी सच में बराबर बंटने लगा। सभी किसान हैरान थे। हरिराम, तू सच में कमाल का आदमी है। न विद्यालय गया, न पढ़ाई की, फिर भी इतनी समझदारी की बातें करता है। धरती सबसे बड़ी किताब होती है मोहन। जो इंसान इसे ध्यान से पढ़ ले, उसे ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। तभी गांव का अमीर जमींदार भैरव सिंह वहां आ गया।
उसके साथ 2 आदमी भी थे। वाह रे हरिराम, अपने खेत तो संभलते नहीं और दूसरों को अक्ल बांटता फिर रहा है। कई किसान चुप हो गए, लेकिन हरिराम शांत खड़ा रहा। सलाह देने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं होता मालिक, कभी कभी गरीब आदमी भी सही बात बोल देता है। भैरव सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। याद रख, गांव में इज्जत पैसे वालों की होती है, गरीब आदमी की नहीं। हरिराम हल्का मुस्कुराया। इज्जत पैसे से खरीदी जा सकती तो दुनिया का हर अमीर आदमी अच्छा होता मालिक। कुछ किसान अपनी हंसी रोकने लगे। भैरव सिंह गुस्से से लाल हो गया। सबके सामने बहुत अक्लमंद बन रहा है तू। एक दिन यही अक्ल तुझे भारी पड़ेगी। सूखी मिट्टी अगर हवा से लड़ने लगे तो उड़ जाती है मालिक। मैं लड़ाई नहीं, सिर्फ मेहनत करना जानता हूँ। भैरव सिंह उसे घूरता रहा, फिर गुस्से में वहां से चला गया। शाम होने वाली थी। चंदू कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। अरे चंदू, तेरे घर में तो ढंग का खाना भी नहीं बनता होगा। हाँ, और इनके पास बैल भी नहीं है। किसान होकर बिना बैल का किसान। दोनों बच्चे हंसने लगे। चंदू गुस्से में उनको देखने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, चंदू। हरिराम को देख के दोनों बच्चे वहां से चले गए। हरिराम उसे पेड़ के नीचे बैठा देता है। गुस्सा क्यों कर रहा था बेटा? क्योंकि सब हमारा मजाक उड़ाते हैं बाबा। सब कहते हैं हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। कभी कभी लगता है काश हम भी अमीर होते। हरिराम कुछ देर चुप रहा। देख इस मिट्टी को, ऊपर से सूखी लगती है ना, लेकिन इसके अंदर फसल उगाने की ताकत होती है। इसी तरह गरीब आदमी बाहर से कमजोर दिख सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर मेहनत और समझदारी हो तो वो किसी भी अमीर आदमी से बड़ा बन सकता है। चंदू ध्यान से सुन रहा था। गरीबी जेब में हो तो ठीक है, लेकिन दिमाग में नहीं होनी चाहिए। जिस दिन इंसान खुद को छोटा मान लेता है, उसी दिन वो सच में हार जाता है। चंदू की आंखों में चमक आने लगी। हरिराम की बातें सुनने के बाद चंदू कुछ देर तक चुप बैठा रहा। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पास खेतों में झिंगुरों की आवाजें आने लगी थी। चंदू नीचे मिट्टी की तरफ देख के बोला, बाबा, क्या मेहनत करने वालों की जिंदगी हमेशा इतनी मुश्किल होती है? हरिराम हल्का मुस्कुराया। मुश्किल तो होती है बेटा, लेकिन मेहनती आदमी की एक खास बात होती है। क्या? वो कभी ज्यादा देर तक नीचे नहीं रहता। आज मिट्टी में होता है, कल उसी मिट्टी से सोना उगा देता है। चंदू अपने पिता की तरफ देखता रहा। उसे समझ नहीं आता था कि इतनी परेशानी के बाद भी हरिराम हमेशा शांत कैसे रहता है। और फिर कुछ समय बाद दोनों बाप बेटे घर की ओर निकल गए। अगली सुबह सुबह ही हरिराम पुराने कपड़े पहन रहा था। गंगा उसे ध्यान से देख रही थी। आज फिर मजदूरी पर जाओगे क्या? हाँ, साहूकार का थोड़ा कर्ज देना है और घर का खर्च भी चलाना है। लेकिन अपना खेत, इतनी मेहनत से जो फसल लगाई है, उसे भी तो संभालना जरूरी है। हरिराम गहरी सांस लेकर बाहर देखने लगा। फसल को पकने में अभी बहुत समय है गंगा, अभी बेच भी नहीं सकते, और जब तक फसल तैयार होगी तब तक घर भी तो चलाना है। सुबह से शाम तक दूसरों के घर मेहनत करते हो, फिर रात में अपना खेत देखते हो। शरीर भी आखिर कितना काम करेगा? गरीब आदमी का शरीर नहीं चलता गंगा, उसकी मजबूरी चलती है। ये सब बोल के हरिराम घर से निकल गया। गंगा कुछ बोल नहीं पाई। उसे हरिराम की चिंता होने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक दिन हरिराम मजदूरी पर नहीं गया था। सुबह से आसमान हल्का बादलों से ढका हुआ था। हरिराम ने सोचा पहले खेत देखाए, फिर बाकी काम करेगा। वो धीरे धीरे अपने खेत की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में कुछ किसान काम पे जा रहे थे। अरे हरिराम, आज मजदूरी पर नहीं गया क्या?
नहीं, पहले खेत देख लूं। सुना था कल रात को जानवर घूम रहे थे इधर। हाँ, मैंने भी आवाजें सुनी थी। हरिराम आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो अपने खेत के पास पहुंचा, वो अचानक रुक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। खेत के बीचों बीच एक बड़ा सा सफेद बैल खड़ा था। मजबूत शरीर, लंबे सींग और चमकदार सफेद शरीर। वो आराम से हरिराम की फसल के पास घास खा रहा था। कुछ पौधे पहले ही कुचल चुके थे। हरिराम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हरिओ, हट हट वहां से। लेकिन बैल आराम से घास चबाता रहा। किसका बैल है ये? कौन छोड़ गया इसे यहाँ? हरिराम ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। भाग यहाँ से, मेरी फसल बर्बाद कर देगा तू। लेकिन बैल बस उसकी तरफ देखने लगा, फिर आराम से 2 कदम आगे बढ़कर फिर घास खाने लगा। अरे ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। हरिराम फिर से उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन बैल बिल्कुल नहीं डरा। उसी समय उधर से मोहन और रामू किसान आते दिखाई दिए। क्या हुआ हरिराम? सुबह सुबह किस पर गुस्सा निकाल रहा है? देखना, पता नहीं किसका बैल है, मेरी फसल के पास घुसा पड़ा है। रामू बैल को ध्यान से देखने लगा। अरे, इतना बड़ा बैल मैंने गांव में पहले कभी नहीं देखा। सच में? और देख, कितना ताकतवर है। ताकतवर हो या राजा हो, अगर फसल खराब करेगा तो दिक्कत तो होगी ना। मोहन बैल के थोड़ा पास गया। बैल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन शांत खड़ा रहा। अजीब है, इतना शांत बैल मैंने कम देखा है। शांत बाद में रहना, पहले इसे यहाँ से हटाओ। तीनों ने मिलकर बैल को भगाने की कोशिश की, लेकिन बैल जाने को तैयार ही नहीं था। कभी वो खेत की तरफ लौट आता, तो कभी वहीं खड़ा होकर उन्हें देखने लगता। काफी देर कोशिश करने के बाद, ऐसा करो, पहले इसे पेड़ से बांध देते हैं। हाँ, वरना ये फिर खेत में घुस जाएगा। तीनों ने बड़ी मुश्किल से रस्सी पकड़कर बैल को पास के बड़े पेड़ तक लाया। कुछ देर उनको परेशानी हुई। वो लोग बैल से डर रहे थे, लेकिन बैल शांत था। फिर जाकर बैल पेड़ से बंध गया। हरिराम थक कर पसीना पोंछने लगा। उफ, इतनी ताकत है इसमें, जैसे पूरा हल अकेले खींच ले। वैसे देखने में तो ये बगल वाले गांव के हरिया के बैल जैसा लग रहा है। हाँ, मुझे भी वही लगा। तो चलो पूछ लेते हैं उसी से। तुम लोग भी ना, पहले क्यों नहीं बताया? बगल वाला गांव तीनों बैल को लेकर हरिया के घर पहुंचे, और बैल भी मानो अपनी मर्जी से जा रहा हो। हरिया बाहर लकड़ी काट रहा था। उन्हें देखकर वो चौंक गया। अरे मोहन, क्या हुआ? ये बैल तेरा है क्या? उसने ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया। नहीं, मेरा बैल तो थोड़ा छोटा है, और वो तो मेरे घर में बंधा हुआ है, और इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन देखने में तेरे बैल जैसा लग रहा था। नहीं भाई, ये मेरा नहीं है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अजीब बात है, फिर ये आया कहां से? और अगर तेरा बैल घर में बंधा हुआ है, तो तुझे इतना सोचना क्यों पड़ा? अरे नहीं भाई, मुझे लगा वो खूंटी से निकल गया होगा, और दिखने में काफी मेरे बैल जैसा ही है, बस थोड़ा बड़ा है उससे। और जहां तक मुझे पता है, ऐसा बैल आसपास के किसी गांव में नहीं है। कुछ पल सब चुप रहे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। बैल शांत खड़ा सबको देख रहा था। लगता है बहुत दूर से भटक कर आया है, पालतू है किसी का, और इसीलिए हमारे साथ इतना शांत खड़ा हुआ है। हाँ, वरना कोई ना कोई इसे पहचान जरूर लेता। हरिराम बैल की आंखों में देखने लगा। पता नहीं क्यों उसे बैल में अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। अब क्या करोगे इसका? गांव में बांध देते हैं, अगर मालिक ढूंढते हुए आया तो ले जाएगा। हरिराम कुछ सोचने लगा, फिर धीरे से बोला, जब तक इसका मालिक नहीं मिलता, ये मेरे पास रहेगा। ऐसे गांव में बंधा हुआ रहेगा तो बेचारे को तकलीफ होगी। मोहन और रामू दोनों उसकी तरफ देखने लगे। अरे पागल हो गया है क्या? खुद का घर मुश्किल से चल रहा है। हाँ हरिराम,
एक बैल का खाना पानी भी कम खर्च नहीं होता। हरिराम शांत आवाज में बोला। जानवर बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सहारे की जरूरत नहीं होती। जब तक इसका मालिक नहीं मिलता, मैं इसे अपने पास रखूंगा, खर्चा में देख लूंगा। सभी चुप हो गए। दूर खड़ा सफेद बैल लगातार हरिराम को देख रहा था, जैसे वो उसकी बात समझ रहा हो। हरिराम का घर शाम ढलने लगी थी। आसमान हल्का नारंगी हो चुका था। हरिराम सफेद बैल को लेकर घर पहुंचा। गंगा बाहर पानी भर रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बैल पर पड़ी, वो चौंक गई। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा बैल कहाँ से ले आए और आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मेरा नहीं है, खेत में मिला था, शायद किसी का भटका हुआ है। और आप इसे घर ले आए? अपने घर का खर्च चलाना मुश्किल है, ऊपर से अब बैल भी पालोगे? चंदू दौड़ता हुआ बाहर आया। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह बाबा, कितना सुंदर बैल है। चंदू धीरे धीरे उसके पास गया। पहले थोड़ा डर लगा, लेकिन बैल शांत खड़ा रहा। अरे, ये तो बिल्कुल शांत है। हरिराम हल्का मुस्कुराया। लगता है समझदार है, सुबह से एक बार भी किसी पर हमला नहीं किया। गंगा अभी भी चिंता में थी। लेकिन इसे खिलाओगे क्या? जो हम खाएंगे उसी में इसका भी हिस्सा होगा। गंगा कुछ नहीं बोली। उसे पता था, हरिराम किसी मुसीबत में पड़े जानवर को कभी नहीं छोड़ सकता। हरिराम ने पुराने टूटे हुए छप्पर के नीचे बैल के लिए जगह बनाई। चंदू पानी की बाल्टी भरकर लाया। बैल आराम से पानी पीने लगा। बाबा, इसका नाम क्या रखेंगे? नाम? हरिराम कुछ पल बैल को देखने लगा। उसका सफेद चमकदार शरीर शाम की रोशनी में अलग ही दिखाई दे रहा था। इसे बादल बुलाएंगे। वाह, एकदम सही नाम है। चंदू खुशी से बैल की गर्दन सहलाने लगा। और आश्चर्य की बात ये थी कि बादल भी बिल्कुल अपनेपन से उसके पास खड़ा रहा। अगली सुबह सूरज निकल ही रहा था। हरिराम बाहर आया तो उसने देखा कि बादल रस्सी तोड़कर भागा नहीं था, बल्कि चुपचाप दरवाजे के पास बैठा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हरिराम उसके पास गया। अरे, तू तो बड़ा सीधा निकला। हरिराम ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बादल ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसी समय गंगा बाहर आई। अजीब बैल है, कल नया घर मिला फिर भी भागा नहीं। जानवर इंसान से ज्यादा जल्दी प्यार समझ जाते हैं गंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बादल अब उनके परिवार का हिस्सा बन गया था। उसे लेने उसका कोई मालिक नहीं आया। अब बादल हरिराम के साथ ही रहता था। एक दिन हरिराम खेत में काम करने जा रहा था। पीछे पीछे बादल भी चल पड़ा। अरे, तू कहाँ आ रहा है? बादल वहीं खड़ा उसे देखने लगा। चंदू हंस पड़ा। बाबा, लगता है ये आपको छोड़ना ही नहीं चाहता। तीनों खेत तक पहुंच गए। हरिराम मिट्टी ठीक करने लगा। तभी उसने देखा, बादल खुद अपने पैरों से मिट्टी हटाने लगा था। अरे वाह, ये तो काम भी कर रहा है। कुछ किसान पास आ गए। इतना समझदार बैल मैंने पहली बार देखा है। शायद पहले किसी किसान के पास रहा होगा। हरिराम ने हल्का सा इशारा किया। हट बादल, उधर जा। और हैरानी की बात, बादल सच में उसी तरफ चला गया। सभी किसान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे, ये तो तेरी बात समझ रहा है। क्यों नहीं समझेगा, अब ये हमारा दोस्त जो है। सब हल्का हंस पड़े। कुछ दिन बाद धीरे धीरे बादल पूरे घर का हिस्सा बन गया। सुबह हरिराम उठता तो बादल पहले से दरवाजे पर खड़ा मिलता। चंदू स्कूल जाता तो वो कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चलता। गंगा चूल्हे पर रोटियां बनाती तो बादल खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता। ये बैल कम, घर का सदस्य ज्यादा लगता है। एक दिन हरिराम
दूसरी जमीन में अलग फसल के लिए खेत में अकेला काम कर रहा था। उसके पास बैल नहीं था, इसलिए उसे खुद ही भारी लकड़ी खींचनी पड़ रही थी। वो पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन लकड़ी हिल भी नहीं रही थी। तभी बादल उसके पास आया। उसने लकड़ी को सूंघा, फिर हरिराम की तरफ देखने लगा। क्या हुआ? तू भी मदद करेगा क्या? हरिराम ने मजाक में रस्सी बादल के पास कर दी, लेकिन अगले ही पल बादल ने रस्सी खींचनी शुरू कर दी। लकड़ी धीरे धीरे आगे सरकने लगी। हरिराम की आंखें फैल गईं। अरे, सच में खींच रहा है। कुछ ही देर में पूरा भारी लट्ठा खेत के किनारे पहुंच गया। उसी समय मोहन वहां आया। हे भगवान, ये बैल तो आधा आदमी निकला। नहीं मोहन, ये आदमी से ज्यादा वफादार है। बादल धीरे से हरिराम के कंधे से अपना सिर लगाने लगा और हरिराम भी प्यार से उसकी गर्दन सहलाने लगा। लेकिन उसी समय दूर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। वो था भैरव सिंह। उसकी नजर बार बार बादल पर जा रही थी। इतना ताकतवर बैल अगर मेरे खेतों में काम करे तो आधे मजदूरों की जरूरत ही ना पड़े। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। और उधर हरिराम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका नया साथी जल्द ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। उस दिन के बाद से भैरव सिंह की नजर हर समय बादल पर रहने लगी। जहां भी हरिराम जाता, भैरव सिंह के आदमी चुपचाप वहां घूमते दिखाई देते। एक शाम हरिराम खेत से लौट रहा था। पीछे बादल धीरे धीरे चल रहा था। तभी मोहन दौड़ता हुआ आया। हरिराम, सावधान रहना। मैंने कल भैरव सिंह को तेरे बैल के बारे में बातें करते सुना था। बातें? क्या बातें? वो कह रहा था, इतना ताकतवर बैल गरीब आदमी के पास नहीं होना चाहिए। शायद बादल को वो लोग लेना चाहते हैं। वैसे भी भैरव सिंह तुझे पहले से पसंद नहीं करता। हरिराम कुछ पल शांत रहा, फिर हल्का मुस्कुराया। जिस चीज पर मेहनत और प्यार का हक हो, उसे कोई छीन नहीं सकता मोहन। लेकिन मोहन की चिंता कम नहीं हुई। अगली रात आसमान में बादल छाए हुए थे। चारों तरफ अंधेरा फैला था। गंगा और चंदू घर के अंदर सो चुके थे, लेकिन हरिराम की अचानक आंख खुल गई। उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रस्सी खोल रहा हो। हरिराम तुरंत उठकर बाहर भागा और बाहर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गईं। 2 आदमी बादल को खोलकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बादल जोर जोर से पैर पटक रहा था। कौन है वहां? कौन है? दोनों आदमी घबरा गए। तभी पीछे से आवाज आई, चिल्लाने की जरूरत नहीं है हरिराम। भैरव सिंह अंधेरे से बाहर आया। उसके हाथ में लालटेन थी। मालिक, आप? सीधी बात करता हूं, ये बैल मुझे दे दे। जितने पैसे मांगेगा दे दूंगा। ये बिकाऊ नहीं है। अरे गरीब आदमी, तेरे जैसे लोग पैसे के लिए सब बेच देते हैं। गरीबी मजबूरी हो सकती है मालिक, लेकिन हर चीज की कीमत नहीं होती। भैरव सिंह का चेहरा सख्त हो गया। ठीक है, फिर याद रखना, आज के बाद तेरी जिंदगी आसान नहीं रहेगी। इतना कहकर वो गुस्से में चला गया। कुछ दिन बाद भैरव सिंह ने गांव वालों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। किसी को हरिराम को मजदूरी देने से मना कर दिया, किसी को उससे बात करने से। धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया। घर में फिर तंगी बढ़ने लगी। एक रात गंगा चुपचाप बैठी थी। चूल्हे पर बस थोड़ी सी दाल पक रही थी। अब क्या होगा? काम भी बंद हो गया। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता गंगा, बस आदमी टूटना नहीं चाहिए। तभी चंदू उनके पास आया और बोला, बाबा, लगता है बादल बेचैन है। हरिराम बाहर आया। बादल बार बार जमीन पर पैर मार रहा था। क्या हुआ रे बादल? लेकिन बादल लगातार खेतों की तरफ देखने लगा, जैसे वो कुछ बताना चाहता हो। बादल बार बार जमीन पर पैर मार रहा था। हरिराम उसे ध्यान से देख रहा था। क्या बात है बादल?
तू आज इतना बेचैन क्यों है? जब से मैंने तुझे देखा है तू बिना वजह कभी ऐसा नहीं करता। बादल फिर जोर से आवाज करने लगा। उसी समय मोहन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। हरीराम, अभी अभी मैंने भैरव सिंह के आदमियों को गांव के बाहर देखा है। मुझे लगता है वो फिर से बादल को ले जाने की योजना बना रहे हैं। उसने कल गांव वालों को बुलाया है चौपाल में। मैं पहले से कह रही थी कि ये लोग आसानी से हार नहीं मानेंगे। अब हमें कुछ सोचना होगा। डरने की जरूरत नहीं है, जो सही है वही होगा। अगली सुबह गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा थे। भैरव सिंह भी वहां खड़ा था। वो ऊंची आवाज में बोला, ये बैल साधारण नहीं है। ऐसा ताकतवर बैल मेरे खेतों में होना चाहिए। हरिराम, इसे मेरे हवाले कर दे। गांव में सन्नाटा छा गया। तभी मोहन आगे आया। भैरव सिंह, जब ये बैल भटका हुआ था तब आपने इसे नहीं अपनाया। जब इसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा था तब हरिराम ने इसे खाना दिया, पानी दिया और अपना परिवार दिया। अब इस पर हक सिर्फ हरिराम का है। मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। हम सबने देखा है कि बादल हर समय हरिराम के साथ रहता है। जानवर भी पहचानते हैं कि उनका अपना कौन है। गांव वाले एक एक करके हरिराम के पक्ष में खड़े हो गए। भैरव सिंह पहली बार खुद को अकेला महसूस करने लगा। उसे लगा था कि गांव वाले उससे डर कर उसका पक्ष लेंगे। तो तुम सब लोग मेरे खिलाफ हो? हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ सच के साथ हैं। कुछ देर तक भैरव सिंह चुप खड़ा रहा। फिर उसने बादल की तरफ देखा। बादल सीधा हरिराम के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना सिर हरिराम के कंधे से लगा दिया। ये देखकर सब मुस्कुरा उठे। भैरव सिंह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अब उसे भी समझ आ गया था कि प्यार और विश्वास को कोई खरीद नहीं सकता। संध्या का समय था। हरिराम अपने घर के बाहर बैठा था। गंगा रोटियां बना रही थी। चंदू पास में पढ़ाई कर रहा था। तभी बादल फिर से बेचैन होने लगा। बाबा, इसे फिर से कुछ हो गया है। ये बार बार ऐसे बेचैन क्यों हो जाता है? नहीं बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बादल शुरू से ही कुछ अलग और विचित्र है। इसके मन का भाव समझना मुश्किल है। तो फिर क्या करें? हरिराम प्यार से बादल के सिर पर हाथ फेरता है और उसे रस्सी से छोड़ देता है। ये हमारे परिवार का सदस्य है, जिसने हमें सिखाया कि सच्चा साथ देने वाला कभी बीच रास्ते में साथ नहीं छोड़ता। लेकिन शायद अब इसे अपनी मालिक की याद आ रहा है। इसे जाने देना होगा। जानवर कभी अपना घर का रास्ता नहीं भूल सकता। शायद अब ये अपने मालिक के पास ही जाना चाहता है। चंदू उदास हो गया, लेकिन वो अपने पिता की तरह ना चाहकर भी बादल को जाने देने के लिए मान जाता है। गंगा भी उनकी बात सुनकर दुखी हो जाती है और सबको एहसास हो गया कि शायद अब उनके साथ बादल का रिश्ता यही तक था। बादल चलने लगा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हरिराम भी उसके सही सलामती के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ समय बाद बादल चलते चलते एक जंगल पहुंचा। हरिराम को बहुत अजीब लगा। उसे डर भी लगने लगा था। रात होने वाली थी, लेकिन उसे ऐसा अनुभव होने लगा था कि उसे बादल के पीछे जाते रहना चाहिए, ताकि उसके और बादल के रिश्ते को आखिरी बार अलविदा कह सके। कुछ समय बाद बादल जंगल के बीच एक कुटिया के पास पहुंचा और वो रुक गया और आवाज लगाने लगा। और तभी उस कुटिया के अंदर से एक साधु बाबा निकले। हरिराम ये सब देख के बहुत अजीब महसूस कर रहा था। तभी साधु बाबा बोले, अरे मेरे बेटे, तू आ गया? कहाँ चला गया था? मुझे ऐसे क्यों सताता है? फिर से कहीं किसी साफ दिल के मनुष्य के पास गया होगा उसका उपकार करने। हरिराम ये सब दूर खड़े देख रहा था। तभी साधु महाराज की नजर हरिराम पे गई। तुम कौन हो बेटा? क्या मेरा बेटा तुम्हारे पास ही गया था? हरिराम थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला,
हाँ बाबा, ये मेरे पास ही था। ये मुझे मेरे खेत में मिला था। फिर ये मेरे परिवार का हिस्सा बन चुका था। फिर पता नहीं ये अचानक बेचैन होने लग गया था। और फिर मुझे लगा कि इसे अपने मालिक की याद आ गई होगी। और फिर ये मुझे यहां तक ले आया। और अब आप दोनों का लगाव देख के ऐसा लग रहा है कि आप इसका मालिक नहीं, पिता समान हैं। तुमने सही समझा। ये मेरा बेटे जैसा है। लेकिन शायद तुम्हें ये समझने में मुश्किल हो रहा होगा कि ये तुम्हारे पास न भटकते हुए गया था और न ही तुम यहां तक ऐसे ही चले आए हो। ये इसका माया है, इसका मोह है जो तुम यहां तक आए हो। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। आप क्या कहना चाहते हो? समझ जाओगे, सब समझ आएगा। ये बोल के साधु महाराज अपने कुटिया में गए और फिर एक छोटा सा घड़ा लाके हरिराम को दिया। बेटा, ये घड़ा तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और सच्चे हृदय के लिए है। इसे ले जाओ और जीवन में जब भी धन की जरूरत पड़े तो बस इसमें हाथ डाल देना। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन कभी भी लालच या ज्यादा धन के चाह में इसे इस्तेमाल मत करना, नहीं तो ये उसी पल काम करना बंद कर देगा और एक मामूली घड़ा बन जाएगा। लेकिन बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब क्या माया है और आप मुझ पे ये उपकार क्यों कर रहे हैं? ये उपकार नहीं, तेरा हक है। अब जा और इसे ले जा और अपने परिवार को खुश रख। और एक बात याद रखना, यहां से जाते ही तू यहां का रास्ता भूल जाएगा और कभी मुझे और अपने इस बादल को नहीं देख पाएगा। हरिराम हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि साधु महाराज ने उसके दिए हुए नाम को कैसे जान लिया। और वो अपने मन में कई सवाल लेकर और बादल से आखिरी बार विदा लेकर अपने घर की ओर निकल गया।